भविष्य का समय जब पृथ्वी पर अजीब से एलियन जीव आकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पृथ्वी की 99% पर आबादी सिर्फ कुछ ही महीनों में समाप्त कर दी, मगर वे ऐसा कर क्यों रही थी? और क्या बचे हुए एक पर लोग फिर से अपनी पृथ्वी को हासिल भी कर पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। आज की नई साईफाई मूवी एलिवेशन में कहानी की शुरुआत एक मोनोलॉग से होती है, जिसमें बताया जा रहा था कैसे एक दिन अचानक से अजीब से क्रीचर्स आकर इंसानों पर अटैक करने लगे। उनके सामने इंसानों का हर वेपन फेल हो गया और उन्होंने कुछ ही समय में पृथ्वी की 99% पर आबादी को जान से मार डाला। उन क्रीचर्स को वैज्ञानिकों ने रीपर्स नाम दिया, क्योंकि उन्हें कोई मार नहीं सकता था, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी जिससे बचे हुए एक इंसानों ने नोटिस किया कि वे रीपर्स पता नहीं क्यों मगर 8000 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले एरियाज में जा नहीं पा रहे थे। अब इंसानों को तो ये भी नहीं पता कि उन रिपर्स की ओरिजिन क्या है, तो ये भला कैसे ही पता लगता कि वे ऊपर क्यों नहीं जा रहे। सो बचे कुचे कुछ लोग उन्हीं ऊंचे पहाड़ों में जाकर रहने लगे। और अब धीरे धीरे इस घटना को 3 साल बीत चुके हैं, जहां हम अमेरिका की ऐसी ही बचे हुए इंसानों की छोटी सी बस्ती देखते हैं, जिसमें सिर्फ 193 लोग बचे हुए थे और वे पहाड़ों पर रहकर सरवाइव कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बच्चा हंटर भी है, जो कि आज 8000 फीट पर मार्क की गई ब्लू लाइन को क्रॉस कर जाता है। हालांकि वो सही वक्त पर वापस ऊपर भी आ गया था, लेकिन इसके बारे में हंटर के पिता विल को पता लगते ही वह उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी चेतावनी के बावजूद हंटर खतरे वाली ब्लू लाइन को क्रॉस कर नीचे चला गया था। इसके अलावा हंटर को एक लंग कंडीशन भी है, जिस कारण वो भाग भी नहीं सकता। सोवेल बहुत परेशान था। दरअसल 3 साल पहले हुए उन रीपर्स के अटैक में विल की पत्नी भी मारी गई और उसके बाद विल अपने बेटे को अकेले ही पाल रहा है। विल अपनी दोस्त केटी को भी बताता है कि चूंकि उनकी छोटी सी बस्ती में कोई बच्चा नहीं है, सो हंटर अकेला होने से डियर्स देखने के लिए ब्लू लाइन से नीचे चला गया था और वो मरते मरते बचा। अब विल और केटी बातें करते हुए जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक रिसर्चर नीना दिखाई देती है, जो कि हर रोज की तरह आज भी ऐसे वेपन्स बनाने पर रिसर्च कर रही थी, जिससे कि वे उन रिपर्स को मार सके। वो अलग अलग मेटल की गोलियां बना उन रिपर्स के एक बॉडी पार्ट पर मारने की कोशिश करती है, मगर पिछले 3 साल की तरह आज भी वो कामयाब नहीं हो पाती। अब आज की रात हंटर के लंग्स कमजोर होने से वो पैनिक अटैक में आ जाता है। विल परेशान था, क्योंकि जो दवाइयां उसे हंटर के लिए रेगुलर देनी होती है वे तो अब लगभग खत्म हो चली थी, और अगर उसे हंटर को सेफ रखना है तो उसे और दवाइयां चाहिए होंगी। अब आज के दिन हंटर का बर्थडे भी था, सो विल उसके लिए मैक्रोनी खरीदता है। दरअसल इस पोस्ट पॉलिटिकल में मैक्रोनी जैसी आम डिश भी बहुत महंगी थी, मगर विल अपने बेटे को उसके बर्थडे पर उसकी फेवरेट डिश खिलाना चाहता था। यहां विल ने हंटर की लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बाकी सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि क्या पता उन्हें कब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए। लेकिन हंटर की दवाइयां तो विल को चाहिए ही होंगी, और इसके लिए उसे इन पहाड़ों से नीचे डेंजर जोन में जाकर एक हॉस्पिटल से दवाइयां लानी होंगी। अब विल और केट अगले दिन डिस्कस भी करते हैं कि अगर विल्नी से दवाइयां लेने गया तो शायद जिंदा वापस ना लौट पाए। लेकिन अबद की रात को हंटर की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, यानी कि अब तो विल को नीचे जाना ही पड़ेगा। विल अगले ही दिन नीना के पास जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सी गन थी। वो कहता है कि चूंकि वो एक माइनर था तो उसे नीचे जाने का एक सेफ रूट पता है, और वे माइन से निकलकर आराम से नीचे वाले हॉस्पिटल तक जा सकते हैं, जिसमें कि उन्हें 3 दिन लगेंगे। यहां हालांकि नीना फिर सावधान करती है कि वे रिपर्स आराम से माइन में घुस जाएंगे और उनकी स्पीड ज्यादा होने से वे कभी उनसे भाग नहीं सकते। लेकिन विल को अपने बेटे के लिए जाना ही था और वो अकेला ही कल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब विल के जाने के बाद नीना काफी गुस्से में थी और वह अपने फ्लैग को देखती है। दरअसल ये उनकी वैज्ञानिक कम्युनिटी का फ्लैग था, जिससे जब भी किसी वैज्ञानिक को इन रिपर्स को मारने का कोई तरीका मिल जाए तो वो इन फ्लैग्स को बाहर लहरा देंगे। और नीना पिछले 3 सालों से इसी की तलाश में है। दूसरी ओर विल एक और जगह से ग्रेनेड्स और गन्स ले देता है, क्योंकि उनकी गन और बम से वे रीपर्स को मार तो नहीं सकते, मगर उन्हें धीमा कर सकते हैं। अब तक केट भी आ चुकी थी और वो भी विल के साथ चलने को कहती है। हालांकि विल अपने बेटे के लिए उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था, मगर केटी नहीं मानती। वैसे भी उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है और वो नहीं चाहती कि विल नीचे ही मारा जाए। अब उन दोनों को एक साथ देख नीना फिर से सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो यहीं फंसी रही तो कभी रिपर्स की कमजोरी ढूंढ नहीं पाएगी। सो
अब वो भी और केटी के साथ नीचे जाने को तैयार हो जाती है। दरअसल उस हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर नीना की भी लैब थी और उसमें उसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पड़े हैं जो कि उसकी रिसर्च में बहुत काम आएंगे। अब नीना अपने साथ मदद के लिए 2 डिवाइसेस पोर्ट कर देगा। दरअसल वे रिपर्स अजीब कारणों से बहुत तेज हीट रेडिएशन छोड़ते हैं, जिस कारण नीना का डिवाइस उन्हें दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है। आप तीनों आगे चलते हुए फाइनली 8000 फीट पर मौजूद ब्लू लाइन तक पहुंच चुके थे। यहां से उन्हें कुछ नीचे पैदल जाना होगा और वहां से वे एक माइनर में एंटर करेंगे। नीचे जाते हुए उन्हें मिलिट्री की टूटी फूटी गाड़ियां भी मिलती हैं, जिनसे कि कभी उन्होंने रीपर से लड़ने की कोशिश की होगी, मगर सब मारे गए। सो नीना वहां पड़े एक रीपर के टुकड़े को उठा लेती है, जबकि विल और केटी ने भी मिलिट्री की गन्स और गोलियां ले ली थी। वे आगे जाते हुए नोटिस भी करते हैं कि इंसानों के अलावा किसी अन्य जीव पर रीपर्स कभी अटैक नहीं करते। और अब वे काफी दूर चलने के बाद एक स्काई रिजॉर्ट तक पहुंच चुके थे कि नीना का डिवाइस उन्हें अलर्ट देने लगता है कि कोई रीपर उनके करीब आ रहा है। अब विल और नीना जल्दी से पावर जनरेटर को स्टार्ट कर रोपवे चालू करने जाते हैं, जबकि केटी गन के साथ उन्हें कवर कर रही थी। और कुछ ही देर में केट को फाइनली एक रीपर काफी दूर से अपनी ओर आते हुए नजर आता है। केटी उस पर जल्दी से ग्रेनेड भी फायर करती है, मगर उसका निशाना चूक गया था और वह रीपर अब तेजी से उन्हीं की ओर आने लगता है। हालांकि विल ने अब तक पावर चालू कर दी थी और वर नीना जल्दी से एक रोपवे में बैठ आगे जाने लगते हैं। वे साथ में ही गोलियां चलाकर केटी को भी कवर कर रहे थे, जो कि जल्दी से अगले वाले टावर पर चढ़ उनके पास आना चाहती थी। और अब केटी जल्दबाजी में सही से जंप नहीं कर पाती। हालांकि विल ने अभी भी उसे गिरने नहीं दिया, जबकि पीछे से वो रिपर अब अपने टेंटिकल से उस रोपवे की केबल्स को ही तोड़ने लगता है और तीनों फाइनल अब सेफ जोन के करीब नीचे उतरकर फिर से ऊपर चले जाते हैं। उन्होंने अपना आज का टारगेट पूरा कर लिया था। हालांकि केटी डरी हुई थी, क्योंकि वे उस रीपर से बाल बाल बचे और उन्हें कल फिर से डेंजर जोन में जाना होगा। वहीं नीना अपनी रिसर्च शेयर करती है कि कैसे पिछले 9 सालों में उसने पाया कि ये रिपर्स इंसानों के अलावा किसी अन्य जीव पर अटैक नहीं करते, हुए तो इंसानों को खाते भी नहीं, बस जान से मार देते हैं। और इसका कारण आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि वे ऐसा क्यों करते हैं। इसके अलावा नीना के अनुसार ये जीव पृथ्वी के तो नहीं हो सकते। उसने जितनी भी इनकी बायोलॉजी रीड की है तो उनका ओरिजिन किसी अन्य एलियन प्लैनेट से होना चाहिए, जबकि विल को तो सिर्फ अपने बेटे के लिए दवाइयां चाहिए थी और उसे नीना की रिसर्च को लेकर कुछ नहीं पड़ी। उसे अपनी पत्नी भी याद आती है, जो कि कभी नीना की बेस्ट फ्रेंड थी और इसी कारण वो नीना पर भी भरोसा करता है। अब अगली सुबह तीनों फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। उन्हें फिर से सेफ जोन से नीचे जाना था और रीपर्स कितने खतरनाक है वे कल के अटैक में देख चुके थे। यहां एक और प्रॉब्लम जब नीना उन्हें रिवील करती है कि यहां अंडरग्राउंड माइन में आने के बाद उसका रिप को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस भी बंद पड़ गया है, यानी कि अंदर उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि रिप उनके कितने करीब है। इसके अलावा उनकी छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिपर उन्हें और जल्दी ट्रेस कर लेंगे, यानी कि माइन के अंदर और ज्यादा खतरा है। लेकिन अब खतरा होने के बावजूद तीनों एक साथ माइन से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वे एक एक लेवल कर डेंजर लाइन के नीचे तक आ गए थे और जाते हुए उन्हें डर ना लगे, इसलिए केटी अपने बारे में बताने लगती है कि जिस दिन रिपर्स का पहली बार अटैक हुआ था उस दिन उसकी उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई और वो गुस्से में उसे छोड़कर अपने माउंटेन वाले केबिन में आ गई थी, इसलिए उसकी जान बच गई। और वहीं से उसे पता चला कि रीपर्स पूरी दुनिया में हर किसी को मार रहे हैं। यहां अब आपस में बातें करते हुए अब जब उन्होंने अपना रास्ता लगभग पूरा ही कर लिया था कि एक रीपर उन्हें ट्रेस कर ही लेता है और तीनों भी उसकी आवाजें सुन जल्दी से बाहर भागने लगते हैं। वे भागते हुए लगातार उस पर गोलियां भी चला रहे थे, मगर उनसे तो रीपर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत तेजी से उनके पीछे आ रहा था। सो आगे जाने का रास्ता न मिलने से विल सभी से लाइट्स बंद करने को कहता है कि अब तक रीपर का एक टेंटिकल भी उन्हें ट्रेस करने आ चुका था और विल बचने के लिए एक फ्लायर को जलाकर और फिर वे टनल से पत्थर हटाकर दूसरी तरफ निकलने लगते हैं। यहां विल और नीना तो और निकल गए थे, मगर केटी को वो रिपर अब गुस्से में अपनी ओर खींच लेता है। विल और नीना जानते थे कि वे केटी को नहीं बचा पाएंगे, सो वे जल्दी से माइन से ऊपर निकल आते हैं। वे दोनों सरफेस पर आकर अब खुद तो सेफ हो गए थे, मगर उनकी साथी केट, जो कि सिर्फ विल का साथ देने आई थी, वो माइन में ही मारी गई। दोनों केटी के लिए बहुत दुखी थे और वे ऐसे ही मायूस होकर अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज लगातार 2 दिन चलने के बाद वे फिर से एक बंद पड़े घर में रात बिताने का फैसला करते हैं। वहां बाहर एक
ट्रक भी खड़ा था, सो कली से ही ड्राइव कर आगे का रास्ता जल्दी से तय कर पाएंगे। हालांकि विल अब खाना खाते हुए भी नीना से कहने लगता है कि केटी को उन्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। हालांकि नीना तो अपने ही ख्यालों में खोई थी और वो विल को रिवील करती है कि जब वहां माइन में उस रीपर के टेंटिकल के बहुत करीब थे, तब उसने कुछ नोटिस किया था। दरअसल रीपर्स अपने टेंटिकल से ही खुद को डिफेंड कर सकते हैं, और अगर वे मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर बुलेट्स बनाने लगे तो शायद से वे उन पर्स की स्किन को भेज सकते हैं मैग्नीशियम का। उसे पता था कि वो उसकी पुरानी साइंस लैब में जरूर से मिलेगा, सो उन्हें कल हंटर की दवाइयां लेने के बाद थोड़ी और आगे जाकर नीना की लैब में जाना होगा। हालांकि वेल आज केटी की मौत से डर गया था और वो कहता है कि क्या पता नीना की छोरी सही है भी या नहीं, लेकिन नीना को खुद पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह होते ही दोनों ट्रक लेकर जल्दी से पास के हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो कि पिछले 3 सालों से बिल्कुल बर्बाद पड़ा था। सोविल और नीना अब काफी देर ढूंढने के बाद एक ऑपरेटिंग रूम में हंटर की दवाइयां ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन जब वे दवाइयां ले ही रहे थे कि उन्हें हॉस्पिटल में भी एक रीपर के होने का सिग्नल मिलता है और दोनों जल्दी से पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने भागते हैं। लेकिन अब तक उस रीपर ने उन पर अटैक कर दिया था। रीपर का टेंटिकल विल को भी पकड़ लेता है। किताबी नीना कुल्हाड़ी से टेंटिकल को काट विल को छुड़ाकर आगे बढ़ने लगती है। अब वे जानते थे कि ऐसे तो ये रिपर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो विल अब एक प्लान बनाकर उस रिपर के ओप वेटिंग रूम में आने का इंतजार करने लगता है और फिर वो गैस टैंक को गोली मार देता है, जिसके बड़े धमाके से वो रिपर सीधा बाहर जा गिरा था। उन्हें भी पता था कि उस रीपर को उठने में काफी टाइम लगेगा, सो अब वे आराम से निकल सकते हैं। अब विल चाहता था कि वे वापस से अपनी कॉलोनी में चले जाएं, मगर नीना मना कर देती है। उसके अनुसार वे थोड़ा और आगे चलकर उसकी लह में जा सकते हैं, जहां से वो अपनी नई रिसर्च से मैग्नीशियम की बुलेट्स बनाएगी। अब विल को घबराया हुआ देख नीना प्रॉमिस भी करती है कि वो वहां ज्यादा टाइम नहीं लेगी, और अगर उसकी थ्योरी काम कर गई तो क्या पता उन्हें अपनी पृथ्वी वापस मिलने का रास्ता ही मिल जाए। विल का बेटा हंटर हमेशा हमेशा के लिए इन रीपर्स के खतरे से बच जाएगा, और केटी की मौत को वे ऐसे बेकार नहीं जाने दे सकते। अब नीना को इतनी कॉन्फिडेंट देख विल उसकी बात मान ही जाता है। वे थोड़ा और आगे ड्राइव कर नीना की साइंस लैब में पहुंच जाते हैं, जहां नीना जल्दी से अब मैग्नीशियम और बाकी केमिकल्स को ढूंढ अपनी बुलेट बनाने लगती है, जबकि विल्गन के साथ दरवाजे को गार्ड कर रहा था। यहीं पर काम करते हुए नीना अपने बारे में भी बताती है कि जब वह रीपर अटैक हुआ था तब वो इसी लैब में काम कर रही थी और उसकी फैमिली घर पर ही रीपर्स के हाथों मारी गई, जबकि वो डर कर पहाड़ों पर भाग गई थी। इसलिए उसे हमेशा गिल्ट रहा कि वो अपने परिवार को बचा नहीं पाई। बचाना ही क्या, वो तो अपने परिवार को एक आखिरी बार देख भी नहीं सकी। इसलिए वो पिछले 3 सालों से सिर्फ रीपर्स की कमजोरियों को ढूंढने में लगी है, ताकि उनको मार सके और वो फिर से अपने घर जा सके, जहां उसके परिवार की सारी यादें हैं, उनकी फोटोज हैं। अब नीना काम करते हुए रियलाइज करती है कि उसे इन बुलेट्स को परफेक्ट करने में काफी समय लगेगा, और उसे ये काम यही लैब में रहकर करना होगा, क्योंकि इतना सारा सामान तो वो पहाड़ों में कैसे ही ले जाएगी। सो वो विल को पहले अपने बेटे के पास जाने को कहती है ताकि वो उसे दवाइयां दे सके, और इस लैब में उसकी एक और गाड़ी पहले से खड़ी थी, सो वो उसे कुछ दिन बाद अपनी रिसर्च को पूरी करने के बाद आ जाएगी। सो विल अब अकेले ही वो पिकअप ट्रक लेकर वापस आने लगता है, जबकि नीना अभी भी अपनी रिसर्च को परफेक्ट करने पर काम कर रही थी कि इसी बीच उसे एक नया आइडिया आता है, जिससे कि वो इस काम को बहुत पहले पूरा कर लेगी। लेकिन अब तक एक रीपर ने भी उसे नोटिस कर लिया था और वो लैब में घुसकर नीना पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर जंगल में एक रीपर को देखकर भगाते हुए विल भी एक चट्टान में क्रैश कर देता है, जबकि वो रीपर उसे पकड़ नहीं आ रहा था, और विल अब पैदल ही दवाइयों के साथ ऊपर चढ़ने लगता है। अगर वो यहीं मारा गया तो उसका बेटा भी दवाइयों के बिना मारा जाएगा, लेकिन आखिरकार उस रीपर ने उसे घेर ही लिया। विल आखिरी बजे कुछ गोलियां चलाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उनके खत्म होते ही वो रीपर उसे जान से मार देगा। विल ने अपनी डेस्टिनी स्वीकार कर ली थी कि तभी उस रीपर को पीछे से गोलियां कर लगती है, जिससे कि वो पूरा ही एक्सप्लोड्स की वो गोली चलाई। दरअसल नीना ने अपनी लैब में अपनी रिसर्च को परफेक्ट कर लिया था, और वो इन नई गोलियों से इन रिपर्स की रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल इन्हीं के खिलाफ करती है। ये गोलियां की सतह में घुस रिएक्शन कर उन्हें ब्लास्ट कर देती है। अब नीना उस मरे हुए रीपर को देख रिवील करती है कि उसने नोटिस किया कि ये क्रिएचर्स और इनकी बायोलॉजी ये सब नेचुरल नहीं है, बल्कि इन्हें किसी एलियन लाइफ फॉर्म ने पृथ्वी पर अटैक करने के लिए भेजा था। इसी के लिए इन्हें डिजाइन किया गया था, और इसीलिए ही रीपर्स सिर्फ इंसानों को मार रहे थे, बाकी जीव जंतुओं को नहीं। वो ऊपर जाते हुए अपनी छोरी भी देती है कि शायद से एलियंस इन क्रिएचर को ये प्रोग्राम करना भूल गए कि उन्हें उसाइबक किस तरह से ऑपरेट करना है। इसलिए ही रीपर्स 88,000 फीट से ऊपर नहीं जा पा रहे थे।
दोनों अब चलते हुए अपनी कॉलोनी में आ जाते हैं, जहां विल अपने बेटे से मिल बहुत खुश था। वो ना सिर्फ उसके लिए दवाइयां ले आया, बल्कि अब उन्हें रीपर्स की कमजोरी भी पता थी और वे उनसे अपनी पृथ्वी फिर से हासिल कर सकते हैं। जबकि नीना जल्दी से अपने फ्लैग को लहराकर आसपास की कॉलोनी को इशारा कर देती है कि उसने इन रीपर्स की कमजोरी ढूंढ ही ली। वे आने वाले कुछ दिनों में रेडियो वाराहर और ये जानकारी भिजवा देते हैं कि रीपर्स को मारने के लिए बुलेट्स को कैसे मॉडिफाई किया जाए, और अब वे उन बुलेट्स का मास प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। वे केटी के लिए भी दुखी थे, जो वापस नहीं लौट पाए, और वे एक बुलेट पर उसका नाम लिखकर उसे याद करते हैं। अब बचे हुए सभी सर्वाइवर्स इन नई बुलेट्स के साथ रीपर्स का शिकार करने निकल पड़े थे। हर ओर से उन्होंने रीपर्स को मारना शुरू कर दिया था, जहां इंसान फिर से अपनी पृथ्वी को रिक्लेम कर रहे थे। लेकिन अब इसी बीच एक शाम नीना और विल को कुछ अजीब दिखाई देता है। वे स्पेस में देखते हैं कि आसमान से 3 यूएफओ सीधा पृथ्वी पर ही लैंड कर रहे थे। यानी कि चूंकि इंसानों ने रीपर्स की कमजोरी ढूंढकर उन्हें मारना शुरू कर दिया, तो एलियंस जिन्होंने कि रीपर्स को भेजा था, अब उन्हें खुद पृथ्वी पर आना पड़ा। और कहानी सी थ्रिलिंग एंडिंग पर खत्म हो जाती है। अब उन रीपर्स की ओरिजिन क्या थी और वे एलियंस क्या चाहते हैं, सब कुछ इस मूवी के दूसरे पार्ट में रिवील किया जाएगा, अगर वो बनता भी है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाए। थैंक यू।